सत्ता का संघर्ष लगातार जारी है। 3 फेजेस के चुनाव संपन्न हो चुके हैं। चौथे की तैयारी में हर एक दल जुटा हुआ है और ऐसे में बयानों की जो बयार आ रही है वो भी कहीं ना कहीं इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और फैक्टर्स पैदा कर रहे हैं। आपको याद होगा सैम पित्रोदा के इंडियन ओवरसीज कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के बाद अभी कांग्रेस थोड़ी कंफर्टेबल हो ही रही थी कि विवादित बयानों का नया परचम लेकर कांग्रेस के सीनियर मोस्ट लीडर्स में शुमार मणिशंकर अय्यर की एंट्री हो गई। एक इंटरव्यू के दौरान अय्यर का पाकिस्तान प्रेम खूब झलका। भारत को वो नसीहत देते नजर आए। नसीहत भी क्या कि पाकिस्तान की इज्जत करिए। उस पर तुर्रा ये कि उनके पास परमाणु बम है। खैर, इस बयान के बाद कांग्रेस का फ्रंट फुट पर आना लाजमी था, वो हुआ भी और अय्यर के बयान से कांग्रेस ने पीछा भी छुड़वा लिया। लेकिन वो कहते हैं ना कि बात निकली है तो दूर तलक जाएगी। अय्यर एक बार नहीं कई मौकों पर अपने बयानों से वोटिंग के बीच उथल पुथल करा ही जाते हैं। आज इसी पर होगी बड़ी बहस, लेकिन उससे पहले यह खास रिपोर्ट। सैम के बाद अब मणिशंकर अय्यर की बारी है। लोग सोच भी रहे थे कि आखिर अभी तक अय्यर चुप क्यों हैं? फिर क्या विवादित बयानों की नई खेप लेकर मणिशंकर अय्यर प्रकट हुए और अपना वही चिर परिचित पाक प्रेम वाला बयान चस्पा कर दिया। सलाह दे दी कि भारत को पाकिस्तान की इज्जत करनी चाहिए। यही नहीं, क्यों इज्जत करनी चाहिए ये भी बता दिया। कहा उनके पास परमाणु बम है। वो भी एक सॉवरेन मुल्क है और कि उनकी भी इज्जत है और उस इज्जत को कायम रखते हुए आप उनसे जितनी कड़ी बात करना चाहते हो करो, लेकिन बात तो करो। बंदूक को लेकर आप घूम रहे हो, कोई भी पागल वहां आ जाए तो क्या होगा देश का? उनके एटम बॉम्ब है। बीच चुनाव में पित्रोदा कभी विरासत टैक्स की बात बोल देते हैं तो कभी भारतीयों पर रंगभेद वाला बयान दे देते हैं। वहीं अय्यर अभी चुपचाप थे, लेकिन नई पाकिस्तान मेड फहरिस्त लेकर नुमाया हुए। पित्रोदा के रंगभेद वाले बयान पर जिस तरह कांग्रेस ने चुस्ती दिखाई थी, डैमेज कंट्रोल किया और पित्रोदा को इंडियन ओवरसीज कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा देना पड़ा था, ठीक वैसे ही पार्टी ने तुरंत अय्यर के बयान से पल्ला झाड़ लिया। श्री मणिशंकर अय्यर की कुछ पुरानी टिप्पणियां, उन टिप्पणियों से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अपने आप को अलग मानती है और उनसे पूरी तरह से असहमत है। लेकिन अय्यर की बात कहां तक पहुंचेगी ये देखना होगा। वहीं बीजेपी नेता तेजस्वी सूर्या ने चुटकी ली। कहा अगर पाकिस्तान के पास परमाणु बम है तो हमारे पास मोदी हैं। भले पाकिस्तान के पास एटम बॉम्ब हो सकता है, भारत के पास नरेंद्र मोदी है। खैर, चुनावी विसात पर हर एक बयान का अपना अलग अलग नफा नुकसान होता ही है। 2014 में मणिशंकर अय्यर के बयान का असर कांग्रेस देख चुकी है। ऐसे में नए बयान को लेकर पार्टी सतर्क है। तुरंत अपने को इससे किनारा कर लिया। लेकिन देखना होगा जनता इस बयान को लेकर किनारा करती है या अपना लेती है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। तो मणिशंकर अय्यर किस खेमे से बैटिंग कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर आप जाकर खंगालिए। लोगों के मन में ये सवाल है, खुद कांग्रेस के समर्थक ये सवाल पूछ रहे हैं और कांग्रेस बिल्कुल क्लैरिटी के साथ ये कह रही है कि देखिए, सैम पित्रोदा ने जो कहा वो हम नहीं कह रहे हैं, उनके व्यक्तिगत बयान है। लेकिन जो मणिशंकर अय्यर कह रहे हैं ये भी उनके व्यक्तिगत बयान है। और आपने पवन खेड़ा साहब को भी सुना होगा, वो आए सामने, उन्होंने कहा कि इसके पीछे भी भारतीय जनता पार्टी का षड्यंत्र है, साजिश है, क्योंकि 3 फेजेस में काम नहीं बन पा रहा है भारतीय जनता पार्टी का। इसीलिए अब वो मंगलसूत्र की भी बात करेंगे, मुसलमानों की भी बात करेंगे, पाकिस्तान का जिक्र भी हो ही रहा है। इसी खास मसले पर बातचीत करने के लिए एक जबरदस्त स्ट्रॉन्ग पैनल मेरे साथ जुड़ चुका है। भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता माधवी अग्रवाल मेरे साथ है। मैम, बहुत स्वागत आपका। मेरे साथ कांग्रेस के सीनियर प्रवक्ता प्रोफेसर रंजीत मिश्रा जी है। सर नमस्ते मिश्रा जी, बहुत स्वागत आपका भारत एक्सप्रेस पर। और प्रोफेसर सौरभ मालवीय है, राजनीतिक विश्लेषक है, काफी तैयारियों के साथ बैठते हैं। प्रोफेसर साहब, मिश्रा साहब, सबसे पहले आपके पास आ रहा हूं। आप भी काफ़ी सीनियर हो और आप जब बोलते हैं तो बहुत अच्छा बोलते हैं, मुझे पर्सनली बहुत पसंद आता है। लेकिन कांग्रेस का यहां से स्टैंड कि हम इनके साथ नहीं है, उनकी पर्सनल राय है। आपको लगता है कि जनता के बीच मैसेज नरेट हो गया कि मणिशंकर अय्यर अगर कुछ कह रहे हैं, सैम पित्रोदा अगर कुछ कह रहे हैं, तो ये कांग्रेस का ऑफिशियल स्टैंड नहीं है, अलग करके देखा जा सकता है क्या? रोहित जी, सबसे पहले तो ये कि ये उनके निजी विचार हैं और कांग्रेस पार्टी इस बयान का समर्थन नहीं करती है जी। ये आपने अभी हमारे आदरणीय नेता पवन खेड़ा जी को भी दिखाया, मैं भी वही बात दोहराता हूँ। दूसरी बात रोहित जी, ये देखिए कि ये फुल स्वेटर पहने हुए मणिशंकर अय्यर जी का बयान है।
दिल्ली की गर्मी में मुझे नहीं लगता है कि आजकल फुल स्वेटर पहने हुए इस तरह के कहीं इंटरव्यू दिए जा सकते हैं। ये काफी पुराना बयान है जिसको भारतीय जनता पार्टी आजकल खोद कर निकालती है। अगर बयान ही दिखाना है तो भारत के विदेश मंत्री, जो एक तरह से आधिकारिक वक्तव्य होता है सरकार का, उनके विदेश मंत्री एस जयशंकर का वो वीडियो दिखाना चाहिए जिसमें वो कहते हैं कि हम चीन के साथ कोई लड़ाई नहीं कर सकते क्योंकि वो बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था है। ये मीडिया में रोहित जी इस तरह की बात नहीं होती, चूंकि वो भारतीय जनता पार्टी के नेता कह रहे हैं। अगर कांग्रेस या विपक्ष का नेता जोर से छींक भी दे तो उस पर डिबेट हो जाता है, लेकिन भारत का विदेश मंत्री के उस पर चर्चा नहीं होती। भारत की माननीय वित्त मंत्री के पतिदेव, जो बड़े अर्थशास्त्री भी हैं, उन्होंने दो बातें कही। एक, उन्होंने कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड भारत ही नहीं दुनिया का सबसे बड़ा आर्थिक घोटाला है, कोई चर्चा मीडिया में नहीं की गई। दूसरा उनका बयान था कि आजकल जो छुटभइये नेता बंद कमरे में बात करते हैं, कुछ दिनों के बाद आपको लाल किले के प्राचीर से वो बातें सुनाई देंगी। मैं ये कह रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी तो वो पार्टी है जिसने 46, 43, 1965, 1971 में पाकिस्तान को बार बार धूल चटाई, और 1971 में जब इंदिरा गांधी जी भारत की प्रधानमंत्री थी तो उन्होंने तो उनका भूगोल बदल दिया, पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए। बांग्लादेश उसका नतीजा है। तो मुझे नहीं लगता है कि कांग्रेस पार्टी के नियत पे किसी तरह से संदेह करने की कोई गुंजाइश है। हाँ, उनके किसी नेता का कोई पुराना 6 महीने पहले या 2 वर्ष पहले कही गई बातों को अगर भारतीय जनता पार्टी खोद कर निकाल रही है, इसका मतलब यह है कि पिछले 3 चरणों में जो उनको अपनी हार दिखाई दे रही है, उस बौखलाहट में वो इधर उधर ढूंढ रहे हैं कि भगवान बचा ले किसी मुद्दे से, और इसीलिए कभी यहां खोदते हैं, कभी वहां खोदते हैं। लेकिन इस बार देश की जनता जाग गई है और इनकी काठ की हाड़ी बार बार नहीं चढ़ेगी। ठीक है रंजीत जी, काफी स्ट्रांग आपने पहले ही वक्तव्य काफी स्ट्रांग दे दिया। अभी तो मैंने प्लेटफॉर्म खोला ही था। अब जो भी मुद्दे हैं आप लोगों के लिए खुला प्लेटफॉर्म है, जो विषय आप उठा पाए बिल्कुल शालीन तरीके से आप बात रखते हैं। माधवी जी आपके पास आ गया, आपने सुन ही लिया होगा प्रोफेसर रंजीत साहब क्या कह रहे हैं। पवन खेड़ा साहब ने भी यही कहा कि आप लोग जो अभी तक 3 चरण के फेज हुए हैं उसमें आप लोगों ने देख लिया है कि जमीन पर ज्यादा कुछ है नहीं आपके लिए, वोट आपको पड़ नहीं रहे हैं, इसलिए आप मंगलसूत्र की बात करेंगे, मुसलमानों की बात करेंगे, पुराने बयानों की बात करेंगे, पाकिस्तान की बात करेंगे। ऐसा है क्या? यही वजह है? देखिए रोहित जी, मणिशंकर अय्यर स्वेटर पहनकर बात बोल रहे हैं या कम्बल ओढ़कर बात कर रहे हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है कि कांग्रेस की मानसिकता क्या है। ये लोग भले ही बयानों से कितना भी अपना पल्ला झाड़ने की कोशिश करें, लेकिन बात ये है कि ये सारे लोग तो इनके नेता रह चुके हैं। और जब पिछली बार भी जब आया सेम पित्रोदा का, तो इन्होंने क्या कहा कि भाई हम ये उनका अपना पर्सनल मैटर है, पर्सनल उनका बयान है, हमारा कुछ लेना देना नहीं है। तो आप ही बताइए कि अगर इनका लेना देना नहीं है तो ये लोग आके तो बोलते हैं, ये इनके जाने माने चेहरे हैं। रही बात परमाणु हथियार की, तो अब मैं अगर प्रेजेंट की बात करूं तो इनके साथ जो अलायंस पार्टी सीपीआईएम है, उन्होंने अपनी मैनिफेस्टो में क्या कहा? उन्होंने वादा किया कि अगर हम सत्ता में आते हैं तो हम अपने जो देश के परमाणु हथियार है उनको डिस्ट्रॉयड कर देंगे। तो ये इसका जवाब क्या देंगे? भाई आपके साथ हाथ मिलाकर खड़े होने वाले एक मंच पर जिसमें आप भारतीय जनता पार्टी को हराने और मोदी जी को हराने की बात करते हैं, वो आपकी सहयोगी पार्टी जो है वो भी तो यही बात कर रही है कि परमाणु हथियारों को हम लोग डिस्ट्रॉयड कर देंगे चीन को खुश रखने के लिए, क्योंकि ये उनकी मानसिकता रही है। तो आप लोग भले ही कितनी कोशिश करें कि भाई आप लोगों के नेता ऐसा नहीं बोल रहे हैं, लेकिन उनकी मानसिकता साफ तौर पे ये बताती है कि कांग्रेस की नीति जो है वो देश को कहीं ना कहीं छत बिछत करने की है। उनको कैसे भी करके राजनीति करनी है। अब राजनीति का उनका हथियार क्या है? राजनीति का हथियार है उनका धार्मिक, उनका राजनीति का हथियार क्या है? मुस्लिम तुष्टीकरण। तो ये जो जितने भी इनके पास हथियार हैं उन्हीं से खेल खेल रहे हैं। रही बात जीतने और हारने की, और इनको तो पता चल गया, क्योंकि ये तो वैसे तो बोलते हैं कि ये जो ईवीएम है वो हैक है, लेकिन अभी ये लगातार बोल रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी हार रही है। अगर जीत गई तो फिर क्या बोलेंगे आप? और अगर आपके राहुल गांधी जो इतनी बार जीतते आए हैं तो वो क्या हैकिंग मशीन से ही जीत कर आए थे? तो ये मैं कहना चाहती हूँ कि हारना जीतने का तो निर्णय बाद में जनता दे ही देगी। और पिछली बार भी आप लोगों ने जो विगत इलेक्शन हारे हैं, जैसे कि राजस्थान हारा, छत्तीसगढ़ हारा, तो आप लोगों को बार बार जवाब देती रही जनता, इस बार भी जरूर देगी। तो निश्चित तौर पे आप इंतजार करिए। ठीक है माधवी जी वापस आऊंगा। एक छोटा सा रिएक्शन रंजीत जी का ले लेते हैं। मालवीय साहब आपके पास तुरंत आ रहा हूं सर, 30 सेकंड्स प्लीज। हाँ रोहित जी, अभी माधवी जी ने चर्चा की परमाणु बम की। मैं बता दूं, इस देश को परमाणु बम भी कांग्रेस पार्टी ने 18 मई 1974 को पोखरण का विस्फोट करके दिया। तो इसलिए उस तरह की तो बात करे नहीं।
रही बात इनके पाकिस्तान की, तो माननीय प्रधानमंत्री का तो फेवरेट डेस्टिनेशन है पाकिस्तान। जी। बिना बुलाए वो शॉल साड़ी और नहीं मनीहा रंजीत वाली जी, आप आम बिल्कुल लेकर वहां बिल्कुल पहुंच वाजिब जाते बात हैं। आप कह रहे हैं, इसलिए मैं बोल रहा था कि मणिशंकर अय्यर अगर कुछ कहते हैं तो क्या उसको कांग्रेस से अलग किया जा सकता है। ठीक वही बात बीजेपी के लिए भी है। जब प्रधानमंत्री वहां पर पहुंच गए तो क्या बीजेपी को उससे अलग किया जा सकता है? या फिर लाल कृष्ण आडवाणी जी भारत रत्न है, जब उन्होंने जिन्ना को लेकर बयान दिया था तो क्या बीजेपी को उससे अलग किया जा सकता है? इसलिए मैंने आपसे कहा था। वापस आऊंगा सर आपके पास। प्रोफेसर सौरभ मालवीय को मैं डिबेट में लाना चाहूंगा। मालवीय सर, हाउ डू यू सी दिस? अब तो आप देखिए, अभी सैम पित्रोदा, फिर मणिशंकर अय्यर, और पाकिस्तान का जिक्र हो ही रहा है, और बैठे बैठे आपको नहीं लगता कांग्रेस ये सेल्फ गोल कर रही है? राहुल गांधी को बहुत अच्छे रिस्पॉन्स मिल रहे हैं, कांग्रेस को रिस्पॉन्सेज अच्छे मिल रहे हैं, जो उनकी योजनाएं हैं जनता उनके बारे में बात कर रही है, चाहे अप्रेंटिसशिप की बात हो या फिर जो लक्ष्मी की योजना की वो बात कर रहे हैं, उन तमाम योजनाओं का जिक्र हो रहा है। लेकिन ये सेल्फ गोल क्यों? रोहित जी देखिए, कांग्रेस इस देश की सबसे पुरानी पार्टी और लोगों के दिल दिमाग में कांग्रेस आजादी के समय से रही। ये सच है और इसको स्वीकारना चाहिए, और इस देश भी मानता है, स्वीकारता है। ऐसी पार्टी के कद्दावर नेता बार बार, कभी दिग्विजय सिंह का बयान, कभी कसाव पर बयान कि कसाव ने हेमंत करकरे की हत्या की या नहीं की, इस तरह की बातें, और अब ये नई तरह की बात। तो मीडिया में या समाज जीवन में कब की बातें स्वेटर पहन के है या शॉल ओढ़कर है, ये मुद्दा नहीं है। जब है तो चर्चा है। आज चुनाव चौखट पर है, देश डोर टू डोर चुनाव हो रहा है। ऐसे में यह बयान कांग्रेस को के लिए बहुत घातक दिखता है, क्योंकि भारत का तासीर, भारत का जो मिजाज है, वह भारत के आजाद होते दो हिस्से का हमने देखा है। लाखों लोगों को मरते भारत ने अपने आंखों से और घर द्वार छोड़ते हुए भारत ने भोगा है। ऐसे में पाकिस्तान परस्ती होना, ऐसे में चाहे वो बयान जिस तरह से हो, वो उनका निजी हो, तो क्या उनका पूरा करियर खत्म होता है? क्या उस पर कोई इस तरह की टीका टिप्पणी आ रही है? मुझे लगता है कि यह बात क्लियर होनी चाहिए और ये बात बाहर आनी चाहिए कि कांग्रेस खुलकर पाकिस्तान पर क्यों नहीं बोल देती। चुनाव है, चुनाव के दौर में यदि मोदी जाते हैं, बीजेपी जाती है कांग्रेस के तरह, वो मौन तो है नहीं, तो जनता इस तासीर को समझती है। रंजीत जी ने बहुत अच्छी बातें कही, मैं उससे सहमत हूँ। पोखरण के प्रकरण की भी बात उन्होंने की, अटल जी ने उसको लाया, ये भी ठीक बात है। लेकिन क्या पाकिस्तान के साथ चीन से ना जोड़ा जाए? कृपया रंजीत जी, आप विद्वान व्यक्ति लग रहे हैं, लेकिन चीन से जोड़ने की समकालीन स्थिति नहीं, आप अपना पक्ष रख सकते हैं, पर हमें पाकिस्तान भारत के साथ क्या है, इस पर हमारा स्टैंड देश के लिए होना चाहिए, दल से ऊपर होना चाहिए। आपने मणिशंकर अय्यर के बयान को जरूर सुना होगा, जिसमें वो कह रहे हैं कि भारत को पाकिस्तान को इज्जत देनी चाहिए, वो एक न्यूक्लियर पावर स्टेट है, और इसको लेकर ही बवाल तब से मचा हुआ है। कांग्रेस कह रही है हम इससे अलग है, ये उनकी अपनी पर्सनल राय हो सकती है, कांग्रेस का स्टैंड ये नहीं है। मेरे साथ जो जबरदस्त पैनल बना हुआ है, आपका एक बार फिर से तारुफ कराऊं, माधवी जी हैं, प्रोफेसर रंजीत जी हैं, सौरभ मालवीय साहब हैं। रंजीत जी, एक बार फिर से मैं आपके पास आ रहा हूं। आज तो आप लोगों ने अलग कर लिया खुद को, और आप जानते हैं आप बहुत सीनियर हैं, वरिष्ठ हैं, प्रोफेसर हैं, और मैं आपको बहुत अडॉर करता हूं, आपकी बातों को सुनता हूं, समझता हूं। इससे पहले भी पाकिस्तान गए, कह रहे बीजेपी को हटाइए, कांग्रेस को लाइए, फिर वहां पर हम आपके साथ बैठकर बात करेंगे। पाकिस्तान को लेकर इतना सारा प्रेम आ रहा है। इसके अलावा पिछले चुनावों में 2014 के चुनावों का जिक्र किया जाए तो मोदी सरकार जरूर बनी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फैक्टर रहा, लेकिन उसके अलावा जो बातें उन्होंने कही, चाहे चाय वाला हो या फिर जो दूसरा शब्द आप जानते हैं, आप लोग उससे रोज दो चार होते हैं, आपको उन्हीं शब्दों को डिफेंड करना होता है। उस वक्त क्या कुछ हुआ, आज क्या कुछ हुआ, बहुत अच्छा आप लोग कर रहे थे, लेकिन बावजूद इसके इसी भंवर में क्या कांग्रेस फंसी रहेगी? नहीं रोहित जी, मणिशंकर अय्यर जी के बयान की तो हमने पहले ही आलोचना की और कांग्रेस पार्टी उसका समर्थन नहीं करती, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के अब तक के शीर्ष 3 नेताओं के बारे में मैं आपको बता दूं जी। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी भारत के पूर्व प्रधानमंत्री और भाजपा के सर्वोच्च नेता रहे। क्या वो बस में भरकर यहाँ के नेताओं को पाकिस्तान नहीं ले गए थे? क्या ये तथ्य नहीं है? दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी के दूसरे सबसे बड़े नेता आदरणीय लाल कृष्ण आडवाणी जी, वो मोहम्मद अली जिन्ना के मजार पर जाकर उनके प्रशंसा में कसीदे पढ़ते हैं। क्या ये तथ्य नहीं है? और उनको तो इन्होंने भारत रत्न से सम्मानित किया। तीसरे सबसे बड़े नेता
अभी के वर्तमान प्रधानमंत्री जी आदरणीय मोदी जी। अभी जब पठानकोट की घटना हुई थी, आपको ध्यान होगा, तो जिन्होंने वारदात की उन्हीं को उन्होंने उस संवेदनशील स्थान पर सुरक्षा जांच के लिए बुला लिया। तो इनकी असलियत तो जनता के सामने बार बार आ रही है। और क्या मोदी जी ने अपने शपथ ग्रहण समारोह में वहां के तत्कालीन प्रधानमंत्री नवाज शरीफ जी को नहीं बुलाया था? बिना बुलाए उनके घर उनकी माता जी के लिए साड़ी शॉल लेकर नहीं गए थे? ये तो तथ्य है। तो पाकिस्तान प्रेम तो अटल जी का देखें, आडवाणी जी का देखें या मोदी जी का देखें, ये पूरा देश देखता रहा। तो ये एक विचार का विषय रहा है भारत में कि अपने पड़ोसियों के साथ वार्ता होनी चाहिए। जाहिर तौर पर रंजीत जी प्लीज मैं ना बीच में किसी को डिस्टर्ब नहीं करता, और खासकर आप देखिए ये बातें जरूर आप लोग थोड़ा मीडिया पे हावी होने की कोशिश करते हैं, वो बढ़िया है, अच्छा है, लेकिन क्या ये पॉइंट्स मैंने नहीं उठाए? अब से आपके वक्तव्य से पहले यही पॉइंट्स मैंने उठाए। मैंने कहा कि वो पाकिस्तान प्रेम कैसे नहीं और इनका कैसे, लेकिन उसका फायदा बीजेपी को हो रहा है। आप सत्ता में आएंगे तभी तो तमाम चीजें आप एनालाइज करेंगे, उनको इंप्लीमेंट करेंगे। आपको नहीं लगता कि अगर बीजेपी कुछ कर रही है तो उसका फायदा उनको पहुंच रहा है, और कांग्रेस क्योंकि विपक्ष में है वो कर रही है, और बैठे बिठाए ऐसे मुद्दों पर कांग्रेस मानो बीजेपी को एकदम वॉकओवर दे रही है? मेरा सवाल ये था। नहीं रोहित जी, यहां एक जगह पर आपसे मेरी सहमति नहीं है कि कांग्रेस पार्टी के किसी भी नेता का जो भी बयान है, ये कब का बयान है ये भी जरा देखें, और कब वो निकाल कर ला रहे हैं और क्यों निकाल कर ला रहे हैं ये भी देखना होगा। अभी देखिए, अभी वास्तव में क्या है कि इन्होंने 10 वर्ष पहले देश की जनता के साथ बहुत सारे वादे किए। युवाओं को कहा कि आपको 2 करोड़ रोजगार 1 साल में देंगे, यानी 20 करोड़ रोजगार अभी तक सृजित होने चाहिए थे। नतीजा क्या हुआ कि जो मिल रहा था उसको भी नहीं दिया गया, और केंद्र सरकार में ही 30 लाख से अधिक पद खाली है। कांग्रेस ने कहा है कि हम आते ही 6 महीने में उन युवाओं को नौकरी देंगे और 30 लाख पद को भरेंगे। इनसे इनके पेट में दर्द शुरू हो गया। दूसरी बात आप ये देखिए कि 27 से 28 वर्ष की आयु का, जिसको सबसे अधिक रोजगार की जरूरत है, वहां 83% बेरोजगारी है, यानी 100 में से 17 लोगों को ही नौकरी मिल रही है। आईआईटी और आईएम से पास आउट बच्चों को नौकरी नहीं मिल पा रही है। तो बेरोजगारी जो 45 साल में सबसे भयावह स्थिति में है, बेरोजगारी, और जाहिर तौर पर देश का युवा ये चाह रहा होगा कि इन्हीं मुद्दों पर मतदान हो, लेकिन फिर बीच में पाकिस्तान भी आ रहा है, हिंदू मुसलमान भी आ रहा है। माधवी जी, आप कुछ रिएक्ट करना चाह रही है? सीधा सीधा देखिए एक बार फिर से वही सवाल कि आप लोग इन्हीं चीजों को लेकर आ रहे हैं। यस, और आप मुझसे फिर एकदम अंत में लास्ट में पूछ रहे हैं। आधा समय तो चला ही गया इधर ही। मैं आपसे 2-3 बातों को क्लियर कर देती हूँ। क्लियर कर दीजिए मैडम, क्लियर कर दीजिए। जी बिल्कुल, इन्होंने कहा, इन लोग बार बार अपनी पीठ थपथपाते हैं। इंदिरा गांधी जी ने परमाणु परीक्षण किया था, उसकी वजह से देश जो परमाणु लैस हो चुका, तो मैं मतलब परमाणु हथियार आए। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जब ये परीक्षण हुआ था उसके बाद में कनाडा और अमेरिका ने इनके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया था, आर्थिक प्रतिबंध, जिसकी वजह से बाद में इन्होंने गिव अप कर दिया। उसकी वजह से कोई फायदा नहीं पहुंचा, तो हमारा देश जो है परमाणु सशक्त नहीं हो पाया था। लेकिन जो 1998 में जो परमाणु परीक्षण हुआ था पोखरण में, उसकी जो जिस तरीके से हुआ था वो पूरे देश ने अच्छी तरीके से देखा था और पूरा विश्व हिल गया था उसकी वजह से। और तब भी आर्थिक प्रतिबंध लगे थे देश के ऊपर में, लेकिन तब आर्थिक तौर पे देश इतना ज्यादा एस्टेब्लिश था अटल जी के समय में कि हमारे को उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, अटल जी बोलते थे कि अपने पड़ोसियों को बदला नहीं जा सकता है। तो ये जो बार बार ये रिपीट करते रहते हैं ना, प्रधानमंत्री वहां गए थे, सॉल लेकर गए थे, एक विदेश नीति होती है। आज देखिए पाकिस्तान मुंह भर भर के इंडिया की तारीफ करता है, देश की तारीफ करता है, प्रधानमंत्री मोदी जी की तारीफ करता है। आज पाकिस्तान पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। 1965 के जब पाकिस्तान और हिंदुस्तान का जब युद्ध हुआ था, उस समय की क्या दशा थी, उस समय किस तरीके से हारा था। चाइना जो कि परमाणु सशक्त था, इस वजह माधवी जी हर वक्त की दशा अलग होती है जाहिर तौर पर। आज जो बात अटल बिहारी वाजपेयी का जिक्र आपने किया, पोखरण का आपने जिक्र किया, लेकिन ऐसा नहीं है कि उससे पहले जो प्रधानमंत्री जो उससे पहले रहे होंगे उन्होंने काम नहीं किया। उस वक्त की परिस्थितियां भी अलग होगी। मैं अपना पॉइंट तो बोलूंगी ना। नहीं मैम, पूरे 10 मिनट थोड़ी बोलेंगे आप, और भी लोग हैं, औरों के पास भी जा रहे हैं। बस भर भर के गए थे और बार बार मिलने गए थे। अरे भाई नहीं, वो गए थे लाल कृष्ण आडवाणी जी, जिन्ना जी का जो जिक्र हुआ है वो भी हुआ था, उसको आप बदल थोड़ी सकते। नहीं, बदलना भी नहीं है। और कौन बदलने की कोशिश कर रहा है? हमारी थोड़ी ना आदत है कि बोल देंगे कि नहीं हमारा ये बयान नहीं है, उनका अपना पर्सनल बयान है। बात ये नहीं है। बात ये है कि आप जब एलिगेशंस लगाते हैं और अपनी पीठ थपथपाते हैं तो पहले देखिए कि पीठ थपथपाने लायक पीठ है कि नहीं है। अगर आपके नेतागण गलती करते तो उसको स्वीकार करने में क्या आपकी तकलीफ है?
और आप लोग जिस मुद्दे पर बात करने आते हैं उस मुद्दे से विरक्त होकर दूसरी बात करते हैं। फिर तो हम ये भी कह सकते हैं कि आपने राजस्थान में जब आपकी सरकार थी तो आपने किसानों के कितने सारे आपने नहीं माधवी जी कोई बात नहीं, क्योंकि आप लोग सत्ता में हैं तो थोड़ा वो विपक्ष में है, आप सत्ता में हैं, इस चीज को डिफरेंस आपको समझना होगा। देश में शासन करने वाली कांग्रेस की सरकार सारी गरीबी क्या भारतीय जनता पार्टी लेकर आ गई क्या? और गरीबी दूर का नारा तो आपका जिंदगी भर खत्म ही नहीं हो रहा है। ठीक है माधवी जी प्लीज काम डाउन, माधवी जी प्लीज काम डाउन वापस, क्योंकि वक्त बहुत लिमिटेड रहता है। काफी स्ट्रांगली आप पॉइंट्स रख रही हैं, आप सत्ता में हैं, आपके ऊपर ज्यादा सवाल आएंगे, आप मानिए इस बात को, आप तो सत्ता में हैं और तीसरी बार आने का जिक्र खुद प्रधानमंत्री कर ही रहे हैं। सर मैं आपके पास आ गए, मालवीय साहब प्लीज कंक्लूड कर दीजिए, 30 सेकंड। बिल्कुल रोहित जी, हर देश की अपनी विदेश नीति होती है और इंटरनेशनल फोरम पर एक अलग नीति होती है, और पड़ोसी मुल्क के साथ उसका व्यवहार बिल्कुल वो स्पष्ट होता है कि हमें उसके साथ कैसा रहना चाहिए, जैसा उसका व्यवहार है वैसा हम व्यवहार करते हैं। ये सब ठीक है। इस देश में पंडित नेहरू प्रधानमंत्री थे और उन्होंने इन सारे देशों के साथ और विदेश नीति में बहुत अच्छे नेता रहे। उसी कड़ी में अटल जी की का नाम आता है। अटल जी बस से लेके गए थे, वह बस यात्रा थी। ये ध्यान रखना चाहिए राजनीतिक दलों को और राजनीति में रहने वालों को कि वह एक यात्रा थी, और यात्रा हमेशा दो देशों के मिलने पर होता है, और वह भारत की सफलता थी। विदेश नीति की वह एक बड़ी मजबूत पिलर है। एक बात। दूसरी बात जो महत्वपूर्ण है, उससे मैं बात को पूरा कर रहा हूं, उसी पाकिस्तान की सरजमी पर अभिनंदन कैप्टन को ससम्मान लाया गया जी। ये भारत नीति है, ये भारत की नीति है और इस बात को हर कोई जानता भी है, मानता भी है। थैंक यू सो मच प्रोफेसर सौरभ साहब, आप जुड़े हमारे साथ। माधवी अग्रवाल थैंक यू सो मच। आप सत्ता में हैं, आपके ऊपर सवाल आएंगे, प्लीज सवालों को सुनिए, आपकी जिम्मेदारी भी बन जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर साहब, थैंक यू सो मच। तो लगातार आप देखिए बीजेपी, कांग्रेस और बयानों की जो बयान इस वक्त बह रहे हैं ना, चौथे फेज का चुनाव बिल्कुल सर पर है। उससे पहले मणिशंकर अय्यर का बयान, अब जनता इस पर कितना विश्वास करती है, जनता को क्या फर्क पड़ता है, नहीं पड़ता, लेकिन बयानों की बयान पर राजनीतिक घमासान मच रहा है और मचता भी रहेगा।